सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की समष्टि अर्थशास्त्र की आपकी जो बुक है, इसकी कंप्लीट बुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी आपकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। मेरे पास जो है आपका जो है क्लास 12th का जो है सपोर्ट मटेरियल जो आपको स्कूल से प्रोवाइड होता है वो मेरे सामने है, और इस सपोर्ट मटेरियल से आप यकीन मानिए, आप चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस ले लीजिए, आप चाहे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस ले लीजिए, आप चाहे कार्टून वाले क्वेश्चन ले लीजिए, मैचिंग वाले ले लीजिए, ट्रू फॉल्स ले लीजिए, या फिल इन द ब्लैंक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो मेरे भाई मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, चाहे वो कार्टून बेस हो, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, वो इसी से ही आएंगे। आप इसको सपोर्ट मटेरियल को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चाहे टीआर जैन के अंदर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको करे या ना करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी एमसीक्यू को कुछ ना करे, बस अपना सिलेबस कंप्लीट करें। आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, आप इस सपोर्ट मटेरियल को लेके बैठिए, ये वीडियो देखिए पूरा कंप्लीट। इस वीडियो के अंदर जो है हम एक एक एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्यों, क्या, कैसे, सारे आंसर को जानेंगे कि क्यों इसका क्या आंसर है, क्यों यही क्यों है, ये क्यों नहीं है। इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में भी, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मैं आपको जब पेपर आएगा मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये कार्टून वाला क्वेश्चन, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन, ये सपोर्ट मटेरियल में यहाँ से आया था, और डिट्टो आएगा, कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। तो मुद्दा ये है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि भाई पहचान करें कि इनमें से कौन सा जो है वो एक मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु बतानी है, मध्यवर्ती। तो आपको मध्यवर्ती वस्तु की सबसे पहली बात तो डेफिनेशन जो है पता होनी चाहिए। टैक्सी उपयोग के लिए टैक्सी चालक द्वारा खरीदी गई कार, तो ये जो है मध्यवर्ती होगी या नहीं होगी। एक स्कूल द्वारा इलेक्ट्रीशियन को भुगतान, आईटी सेवा फर्म द्वारा खरीदे गए कंप्यूटर, ये तो सीधा सीधा अंतिम वस्तु है, ठीक है। एंड एक रेस्टोरेंट द्वारा खरीदा गया गैस स्टोव, ये भी जो है अंतिम वस्तु है, और ये वाली ऊपर वाली भी जो है अंतिम वस्तु है। ये तीनों अंतिम वस्तुएं हैं। आपको तभी पता होगा जब आपको अंतिम और मध्यवर्ती की डेफिनेशन पता होगी। लेकिन ये जो है स्कूल द्वारा इलेक्ट्रीशियन का भुगतान, ये जो है एक मध्यवर्ती वह है, एक मध्यवर्ती वस्तु पे किया गया वह है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले का जो आंसर है वो होगा आपका बी, क्योंकि ये एक मध्यवर्ती व्यय है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि पूंजीगत वस्तुओं के सामान्य टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता डैश कहलाता है। सही विकल्प को जो है चुनिए। मतलब पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में जो सामान्य टूट फूट के कारण जो भी हानि होती है उसको क्या कहते हैं, तो मेरे भाई उसको मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। मूल्यह्रास की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको मूल्यह्रास पता होना चाहिए कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर एंड ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कई सारे रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन के, ठीक है। राष्ट्रीय आय निम्न को होने वाले कारक का योग है। राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय में किसकी आय को जोड़ा जाता है, देशवासियों की आय को जोड़ा जाता है, या आर्थिक क्षेत्र को जोड़ा जाता है, सामान्य निवासियों की आय को जोड़ा जाता है, या निवासी और गैर निवासी किसकी आय को जोड़ा जाता है। तो मेरे भाई एक साल के अंदर अंदर देश के सामान्य निवासियों ने जितनी भी कारक आय अर्जित करी होती है उसको कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद कहता है 4th क्वेश्चन के अंदर कि किसी देश के निवासी कौन होते हैं, जो उस देश में पैदा होते हैं। निवासी की बात कर रहा है, निवासी की, ठीक है, मतलब सामान्य निवासी की, ठीक है। जो उस देश में रहता है, पैदा होता है, रहता है, जो उस देश का नागरिक है, जो उस देश में रहता है, कमाता है, खर्च करता है और जमा करता है। तो यही जो है उसकी डेफिनेशन है। अगर हम एक निवासी की अगर हम बात करते हैं, तो भाई जो एक साल के अंदर जो उसी देश में रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, सब कुछ उसी में कर रहा है, ठीक है, सब कुछ उसी में कर रहा है, मतलब बंदा बंदी सब वही जो है सब वही कर रहा है,
तो भाई ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी। उसके बाद हम बात करते हैं, कहता है कि सही पेयर बताना है कि सही पेयर जो है इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो सही पेयर की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे जो है उपभोग वस्तुएं, यहाँ पे लिखा हुआ है मनोरंजन सेवाएं। पूंजीगत वस्तु परिवार द्वारा उपभोग किया गया पंखा नहीं होती। अंतिम वस्तु बड़े द्वारा खरीदी गई लकड़ी मध्यवर्ती हो गई। मध्यवर्ती वस्तु एक फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन, सब गलत है। पहला जो ऑप्शन है ए का फर्स्ट, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी जो सारे दे रखे हैं आपको भाई अगर सब वस्तुओं की डेफिनेशन पता होगी आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है। प्रवाह नहीं है पूछा है उसने, मतलब कौन सा स्टॉक है ये हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है स्टॉक है। तो स्टॉक जो है आय समय के एक निश्चित बिंदु पे नहीं होती, समय अवधि में होती है। बचत भी उपभोग भी सब एक समय अवधि में होते हैं, लेकिन संपत्ति जो है एक समय बिंदु पर होती है। तो संपत्ति जो है एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितनी वेल्थ है वो जो है स्टॉक का एक धारण होगी। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई प्लीज़ एक एक क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से समझिए, कौन सा क्वेश्चन क्या है और क्यों है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजीगत नहीं है। नहीं है बोला उसने, पूंजीगत नहीं है। तो कार, टैक्सी, विद्यालय के डेस्क, तो पहले तो आपको पूंजीगत वस्तु नहीं है या उसने बोला है। तो पूंजीगत वस्तु क्या होती है पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन जो है पता होनी चाहिए। परिवार की कार और किसी रेस्टोरेंट में गैस स्टोव किसके लिए यूज़ होगा, उत्पादन के लिए, ये भी पूंजीगत वस्तु है। कार, टैक्सी पूंजीगत वस्तु है। परिवार की कार जो है वो पूंजीगत वस्तु नहीं है। यही तो बोला उसने, कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है। तो एक बंदा जो अपनी फैमिली पर्पस के लिए कार खरीद रहा है ये एक पूंजीगत वस्तु नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्यवर्ती वस्तु है। कौन सी मध्यवर्ती वस्तु है। वकील द्वारा एक फर्म को प्रदान की गई सेवाएं। एक वकील एक फर्म को जो है अपनी सर्विस दे रहा है। परिवार द्वारा खरीदा गया टेलीविज़न मध्यवर्ती नहीं होता। फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन मध्यवर्ती नहीं है। विद्यालय में कंप्यूटर नहीं है। पहला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8th का ए, क्योंकि बाकी के तीनों जो हैं वो अंतिम के उदाहरण दे रखे हैं। मेरे भाई अंतिम और मध्यवर्ती क्या होती है, डिटेल वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, आप आराम से जाके देख सकते हैं, पढ़िए, सिंगल वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य ह्रास नहीं है। तो मैंने बोला अभी आपको ऊपर समझाया था, मूल्य ह्रास के कई सारे रीजन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो अचल पूंजी का उपयोग, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है सामान्य टूट फूट। ये भाई इसका रीज़न होता है। ठीक है, ये इसका रीज़न होता है। संभावित अप्रचलन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये भी इसका रीज़न होता है। और अचल पूंजी का उपयोग, मैं जो उस मशीन को यूज़ कर रहा हूँ और उससे यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, ये भी होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बी में, मशीन की कीमत में कमी होना। ये कोई रीज़न नहीं है मशीन की कीमत में कमी होना। इन तीनों रीज़न की वजह से ही मशीन के मूल्य में कमी होती है, जिसको मूल्यह्रास कहते हैं। तो ये तो कोई रीज़न नहीं लिखा हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शरण का उदाहरण है। शरण का, तो शरण और भरण क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आय के चक्रीय प्रवाह में जब ये कह सकते हो जिस चीज़ से देखो शरण और भरण आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, भरण का मतलब क्या होता है और शरण का मतलब क्या होता है। जब आय के चक्रीय प्रवाह में ये कह सकते हो इनफ्लो होता है। इनफ्लो, जिस चीज़ से भी इनफ्लो होगा मुद्रा वगैरह का, तो भाई अगर मुद्रा का इनफ्लो हो रहा है तो भरण है, अगर मुद्रा का वापसी हो रही है तो वो शरण है। ठीक है, पैसा आ रहा है आय के चक्रीय प्रवाह में तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो। तो पैसा किससे जाएगा, जब लोग बचत करते हैं, जब निवेश करेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी। ठीक है,
सरकारी व्यय, निर्यात, ये जो तीनों दे रखे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके, ये तीनों आपके एग्जाम्पल हैं भरण के। लेकिन बचत से क्या होता है, जब लोग बचत करने लगते हैं तो लोग जिस भी चीज़ से, आप एक ये बात ध्यान रखिए, जिस भी चीज़ से डिमांड घटेगी, जिस भी चीज़ से डिमांड घटेगी, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो एग्जाम्पल होगा आपका जिस भी चीज़ से डिमांड घटती है वो ऋण का एग्जाम्पल होता है, जिस भी चीज़ से डिमांड बढ़ती है वो भरण का एग्जाम्पल होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है जी। या इनफ्लो और आउटफ्लो से भी याद रख सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में कौन सी चीज इसमें शामिल नहीं होगी। समुद्री सीमा, भारत में स्थित विदेशी बैंकों की शाखाएं, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, नई दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावास। तो अगर आपको बेटा घरेलू सीमा की डेफिनेशन आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे कि एक देश की घरेलू सीमा में दूसरे देशों के जो दूतावास भारत के अंदर हैं उनको जो है भारत की घरेलू सीमा में नहीं बल्कि उसी देश की सीमा में काउंट किया जाता है जिस देश का वो दूतावास होता है, ठीक है। तो दूतावास क्या होता है इसकी मैं भाई सेपरेट बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है कि दूतावास वगैरह क्या होते हैं। आप राष्ट्रीय वगैरह की जब वीडियो देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन सा एक हस्तांतरण भुगतान है, एक पक्षीय हस्तांतरण जो एक तरफा होता है, जैसे एक तरफा मोहब्बत होती है, बिल्कुल इसी तरीके से एक तरफा हस्तांतरण भी होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, तो मेरे भाई वेतन, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं तो मिलता है, बोनस भी काम करते हैं तो मिलता है, ये सब काम करते हैं तो मिलता है। लेकिन ये जो बी पॉइंट है स्कॉलरशिप, ये आपको कोई बिना काम किए जो है मिलती है। तो वन साइडेड हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन अधिशेष का भाग नहीं है, नहीं है पूछा है उसने। तो किराया, ब्याज, लाभांश और लिखा हुआ यहाँ पे बोनस। तो आपको जब आपने तीनों विधियां करी होंगी आय विधि, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा अगर प्रचालन अधिशेष नहीं दिया होता है तो मेरे भाई किस किस को ऐड करते हैं, किराया, ब्याज, लाभ, लाभांश, रॉयल्टी, इसको ऐड करते हैं लेकिन बोनस को ऐड नहीं करते। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आय विधि के विषय में सत्य नहीं है, आय विधि के विषय में सत्य नहीं है। हस्तांतरण आय को सम्मिलित किया जाता है, तो हस्तांतरण आय को तो सम्मिलित किया ही नहीं जाता नेशनल इनकम में, पहला ही गलत है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यताएं का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन उसने पूछा क्या है। तो पहले तो आपको बाह्यताएं पता होनी चाहिए कि बाह्यताएं जो हैं क्या होती हैं। तो कारखानों में वृद्धि के कारण प्रदूषण में वृद्धि, ये तो भाई बाह्यताएं का एग्जाम्पल है। आयात में वृद्धि के कारण घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास, ये बाह्यताएं का उदाहरण नहीं है क्योंकि इससे इसका लोगों के कल्याण से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो है इसका उदाहरण नहीं है एक्सटर्नलाइटीज का। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि ब्रिटिश में विदेश में स्थित भारतीय दूतावास, विदेश में स्थित भारत मतलब भारत का दूतावास है किसी दूसरे देश में, हमारी डैश सीमा का भाग होता है। तो हमारी भौगोलिक सीमा का भाग होता है, आर्थिक सीमा का भाग होता है, राजनीतिक ये तो वो हमारी घरेलू सीमा कह लो या आर्थिक सीमा कह लो, एक ही चीज होती है, ठीक है। वो हमारी आर्थिक सीमा का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य वर्तमान कीमतों पे ज्ञात किया जाता है। जीडीपी की गणना दो तरीके से की जाती है, एक चालू कीमतों पे और एक बेस पे। तो कह रहा है जब चालू पे किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो मेरे भाई जब चालू पे किया जाता है तो उसको जो है मौद्रिक जीडीपी के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपने जितने भी क्वेश्चंस वगैरह करे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस जितने भी मैंने सैम्पल पेपर वगैरह कराए हैं, जितने भी आपके प्री बोर्ड मॉक टेस्ट जितने भी आपने क्वेश्चन करे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, अभी हमने सैम्पल पेपर में
प्रैक्टिस पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन करा है, वो यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। आपके सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन है और मैंने वहाँ पे भी आपको समझाया था कि कैसे इसको हम निकालते हैं कि जब NFIA की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो क्या होता है, जब NFIA की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो क्या होता है, जब बराबर होती है तो क्या होता है। आपको कुछ नहीं है, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एनपी का फॉर्मूला होता है DP + NFIA, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एनपी की वैल्यू बड़ी होती है डीपी की वैल्यू से, एनपी की वैल्यू बड़ी होती है डीपी की वैल्यू से जब NFIA जो है वो बड़ा होता है 0 से। एनपी की वैल्यू जो है वो छोटी होती है डीपी की वैल्यू से जब NFIA जो है वो छोटा होता है 0 से, और दोनों बराबर होते हैं जब NFIA 0 होता है। ये 3 बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और ये सैम्पल पेपर में भी पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ये रहा, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। कौन सी हस्तांतरण आय नहीं है, ऊपर पूछा गया था कौन सी है, यहाँ पूछ रहा है कौन सी नहीं है। ये भी आपसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में जो है आया हुआ है। जैसे ऊपर अभी आया था ना, छात्रवृत्ति जो है मेरे भाई, आर्थिक सहायता भी है और अप्रत्यक्ष कर भी हस्तांतरण आय का जो है हस्तांतरण आय का वो होता है। इसमें से कोई भी, ये इसका आंसर है ये, क्योंकि सारे ही हस्तांतरण आय के उदाहरण दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशों से शुद्ध कारक आय का घटक नहीं है, विदेशों से शुद्ध कारक आय का घटक नहीं है। तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। विदेशों से शुद्ध कारक आय लिखा हुआ है, ठीक है। तो NFIA के घटक आपको पता होने चाहिए। जब तक आपको NFI के घटक नहीं पता होंगे तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है, संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त आय होता है, घरेलू कंपनियों की प्रतिधारित आय होता है, विदेशों को बेची गई वस्तुओं सेवाओं से प्राप्त धन नहीं, ये नहीं होता। जब आपको NFIA के घटक पता होंगे, A, B और C तीनों NFIA के घटक होते हैं, लेकिन ये वाला जो है C वाला पॉइंट ये नहीं होता। A, B और D तीनों NFIA के घटक हैं, C वाला नहीं होता है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NFIA के घटक मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। NFIA के घटक बताइए एक्सप्लेन करने के लिए। NFI और निर्यात में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत बारी आता है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण का घटक नहीं है। सकल घरेलू स्थायी, तो ये आपसे व्यय विधि से क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपको व्यय विधि के घटक पता होंगे तो आप ये जो है बहुत ही आराम से जो है कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सकल सार्वजनिक निवेश, सकल स्थायी व्यापार निवेश और ये इस माल सूची निवेश, ये जो है इसका आंसर है ये, ठीक है। ये नहीं होता तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो है इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है असर्शन रीजनिंग हो कुछ भी हो मेरे भाई सब इसी से ही आएगा, इसको प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि अभिकथन पढ़ो और कारण पढ़ो, बताइए क्या है। व्यय विधि से जीडीपी ज्ञात करते समय आयात पर होने वाले व्यय को घटाना होता है। आयात तो आपको अगर पता होगा हम क्या करते हैं शुद्ध निर्यात निकालने के लिए, निर्यात माइनस आयात, यही तो करते हैं। तो ये तो ठीक दे रखा है मेरे भाई। विदेशों से आयात की गई वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य उनकी उत्पत्ति के देश की जीडीपी में जोड़ा जा चुका है। मतलब कि अगर हम किसी देश से कोई वस्तु आयात कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर कहीं से आयात कर रहे हैं, वो हमारे देश में तो नहीं बनी है, हमारे देश में तो उत्पादित नहीं हुई है, तो क्या उसको मैं अपनी जीडीपी में जोड़ूंगा। जीडीपी का मतलब है एक साल के अंदर अंदर आपके देश के अंदर कितनी वस्तुएं बनी हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। तो मैं जब आयात कर रहा हूँ वो तो वस्तु मेरे देश में बनी नहीं है, तो मैं उसको जीडीपी में जोड़ूंगा या नहीं जोड़ूंगा, मैं उसको नहीं जोड़ता, तभी तो आयात को घटाता हूँ। आयात को मैं क्यों घटाता हूँ और निर्यात को मैं क्यों जोड़ता हूँ, यही तो रीज़न है उसका। ये भी ठीक दे रखा है और ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये तो हो गए आपके चैप्टर नंबर कंप्लीट यूनिट 1 के आपके 22 क्वेश्चन है।
सारे के सारे एमसीक्यू थे और एक आपका असर्शन वाला जो है क्वेश्चन था। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की। तो मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका कहता है कि मुद्रा जो है वो एक माध्यम है किसका, वस्तु विनिमय का, विनिमय का, संचार का या सट्टेबाजी का। तो मुद्रा जो है वो एक विनिमय का माध्यम है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज का। कि भाई अगर दो पार्टीज आपस में कुछ एक्सचेंज कर रही है तो उसको बदले में क्या देना पड़ेगा, मुद्रा देनी पड़ेगी। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। भारत में मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा जो है नियंत्रित करी जाती है, मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति जो है वो नियंत्रित करी जाती है। मुद्रा की पूर्ति गारंटीड क्वेश्चन है, एमसीक्यू आएगा ही आएगा। प्लीज़ 1 नंबर का ये फिक्स है, मेरे से लिखवा लो, ये घर से लिख के अगर नहीं आया मैं आपको खुद पेपर में दिखाऊंगा कि मुद्रा की पूर्ति का जो है क्वेश्चन ये था, ठीक है। 1 नंबर का गारंटीड है, फिक्स, घर से ही आप इसको ले जाइए, लिख के ही आएगा ही आएगा और इसी में से आ जाएगा आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो। मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को जो है संदर्भित करती है। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान धन का प्रवाह, वित्तीय वर्ष के दौरान धन का प्रवाह, 31 मार्च को मुद्रा का स्टॉक, या डी में क्या दे रखा है, किसी भी समय मुद्रा का स्टॉक। तो मेरे भाई अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता हो तो ये एक स्टॉक अवधारणा है, एक एग्जैक्ट डेट पे, समय के निश्चित बिंदु पे जितना भी मुद्रा का स्टॉक होता है उसको कहते हैं। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि मुद्रा की पूर्ति से जो है तात्पर्य है केवल डाकघर बचत बैंक में बचत के रूप में रखी गई मुद्रा, सरकार द्वारा रखे गए धन का कुल स्टॉक, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कुल भंडार, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कुल प्रवाह। तो यहाँ पर जो है ये अभी आपको देखो मुद्रा की पूर्ति के अलग अलग वो होते हैं मेजरमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट के अलग अलग होते हैं, जैसे M1 घटक होता है, M2 घटक होता है, M3 घटक होता है, M4 घटक होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पर जो है अभी इसने तो डिफाइन नहीं किया, मुद्रा की पूर्ति से जो है तात्पर्य है, बस ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। क्योंकि बाकी के जो घटक होते हैं उसमें भाई इसको सरकार द्वारा रखे गए धन का कुल स्टॉक, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कुल भंडार और किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कुल प्रवाह, देखो ये तो होने का नहीं, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। ये है ही ये हो गई होगा। उसके बाद जो है किसी सरकार द्वारा M1 घटक होता है आपका C+DD और उसके बाद M2 भी आता है और M3 भी आता है। मुद्रा की पूर्ति केवल डाकघर, तो ये तो होना का नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ गया केवल वर्ड आ गया, केवल डाकघर। तो डाकघर की बचतों के अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें होती है जो मुद्रा की पूर्ति में आती हैं, ठीक है। और सरकार द्वारा रखे गए धन का, ठीक है। सी जो है इसका मेरे भाई करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी ही होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद कहता है मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है, ये आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है। जनता के पास चलन में मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी मुद्रा एंड जनता के पास चलन में करेंसी तथा वाणिज्य बैंकों के पास मांग जमाए, सरकार के पास रखी करेंसी। तो ये M1 घटक की डेफिनेशन ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में मुद्रा निर्माण या साख निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा जो है संपन्न, कंप्लीट जो है वो किसके द्वारा की जाती है, कौन करता है। तो वो करता है जी वाणिज्य बैंक, ठीक है। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य बैंकों के द्वारा साख निर्माण से आपका क्या अभिप्राय है। तो साख निर्माण का क्या मतलब होता है, ये ऋण निर्माण की प्रक्रिया है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पहला जो है इसका करेक्ट आंसर है
मनी क्रिएशन जो है जो लोन देने के जो प्रोसेस है उसी को साख निर्माण कहते हैं। साख का मतलब क्या, साख का मतलब ही जो है मेरे भाई लोन होता है, ऋण होता है, तो साख निर्माण में ऋण का निर्माण, खत्म बात। और क्या, केंद्रीय बैंक जो है वो क्या है, एक शीर्ष संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, या वो जो है एक क्षेत्रीय बैंक है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक शीर्ष संस्था है, बैंकों का बैंक होता है। 8वें का आंसर जो है वो ए हो जाएगा मेरे भाई। मुद्रा की पूर्ति की एक माप है, क्या क्या, मांग जमा, सावधि जमा, समय जमा, आवर्ती जमा। तो मुद्रा की पूर्ति का एक माप है मांग जमा, ठीक है। वैसे तो ये भी सावधि, समय ये भी होते हैं, लेकिन उसने घटक नहीं बताया कि क्या है। तो हमारा तो M1 में है सिलेबस, उसमें आप मांग जमा ही लिखेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवाह अवधारणा का एक उदाहरण है, प्रवाह का इसमें से कौन सा उदाहरण है। प्रवाह का जो एक उदाहरण है इसमें, प्रवाह का जो उदाहरण है इसमें प्रवाह अवधारणा एक उदाहरण है, मुद्रा का निर्माण, मुद्रा की पूर्ति होगी नहीं, मांग जमाएं होगी नहीं, चलन में करेंसी। तो इसका जो करेक्ट आप ये लगा लीजिए मनी क्रिएशन, ठीक है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ठीक है, चलन में करेंसी ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्रा की पूर्ति का वो होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है मनी क्रिएशन, ठीक है जी। तो ये 10 क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से करिएगा, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इन्हीं 10 क्वेश्चन में से MCQ जो मुद्रा की पूर्ति के ऊपर ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, मुद्रा वाले चैप्टर में से जो MCQ बनेगा वो मुद्रा की पूर्ति पे ही बनेगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मेरे भाई आपका MCQ क्वेश्चन इसी में से आ सकता है, अगर आपका बढ़िया हुआ तो। क्रेडिट निर्माण केंद्रीय बैंक का एक कार्य है। क्रेडिट निर्माण मतलब अभी जो मुंह पर पड़ गया है, लोन का निर्माण करना असत्य है मेरे भाई। ये तो वाणिज्य बैंक करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI सरकार का एक बैंकर है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। तो अब सरकार का बैंक कौन है, वो तो RBI है, ठीक है, असत्य। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक वाणिज्य बैंक है, ठीक है। अब देखो कितना कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इसने लिख दिया सेंट्रल, तो कभी कभार माइंड में स्लिप हो जाता है बच्चों का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल रिजर्व, कोई सेंट्रल बैंक है हमारा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तीनों ही कथन जो है वो असत्य दे रखे है, ठीक है। ये तो सही है, ये सही है, क्योंकि ये जो है एक वाणिज्य बैंक है, ठीक है। तो भाई ये जानबूझ के इसने सेंट्रल क्यों लिखा, सेंट्रल बैंक, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। तो वो कह रहा है वो वाणिज्य बैंक है, अब बच्चे के दिमाग में आएगा भाई वो तो केंद्रीय बैंक था, सेंट्रल बैंक वो तो केंद्रीय था, तो वो लगा देगा। तो ये सत्य है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है केंद्रीय बैंक, केंद्रीय कोई सेंट्रल कहते, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए दे रखा है आप जैसे बच्चों को, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके मुद्रा और बैंकिंग के। अब हम बात करते हैं अपने अगले यूनिट के रिगार्डिंग। मेरे भाई आप इस यूनिट्स के प्लीज़ सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, इसमें से मैं आपको गारंटीड लिख के दे रहा हूँ MCQ क्वेश्चन इसी से ही फंसेगा, इसी से ही फंसता है। और एग्ज़ाम में कोई भी पेपर उठा लीजिए, इसी में से MCQ आए हैं। कोई भी पेपर उठा लीजिए, मैंने इतने पेपर देखे, इतने पेपर मैं कराता हूँ बच्चों को, इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MPS के लिए सही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड। MPS के लिए बोला, MPS के लिए कौन सी, क्या MPS की वैल्यू ये होती है, बिल्कुल ठीक। क्या MPS को मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि MPC प्लस MPS दोनों 1 होता है, MPC को माइनस कर दूंगा तो MPS निकल जाएगा। क्या MPS का ये फॉर्मूला होता है, अगर K की वैल्यू 1 में MPS होती है, तो MPS को मैं अगर ले आऊँ तो 1 K, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और ऐसे ही MPC में भी आता है, ठीक है, ऐसे ही MPC में भी आ सकता है।
प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, आपकी किस्मत हुई तो ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि उपभोग वक्र मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को काटता है, क्योंकि मतलब उपभोग वक्र ऐसे बनता है, ऐसे उपभोग वक्र बनता है, तो ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ठीक है। तो कहते हैं ये यहाँ से इसको क्यों काटता है, ये मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष, ये यहाँ से क्यों ऐसे क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, यहीं से क्यों स्टार्ट होता है ये, इसका रीज़न आपसे पूछ रहा है। क्योंकि उपभोग कभी भी शून्य नहीं होता है। जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब ये होता है ग्राफ पे, इसको कहते हैं, ठीक है। जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो उपभोग तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। उपभोग क्यों नहीं जीरो हो सकता, क्योंकि हम बिना उपभोग के रह ही नहीं सकते। कहता है निवेश गुणक का मूल्य क्या होता है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला जो है सही है, ये भी ठीक है, ठीक है। निवेश गुणक का मूल्य क्या है, ये ठीक लिखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, तीनों गलत हैं, ये सही है। तो थर्ड का आंसर ए है। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हो। शुद्ध निर्यात शून्य कब होगा, शुद्ध निर्यात, तो शुद्ध निर्यात का तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। शुद्ध निर्यात का आपको फॉर्मूला क्या होता है, निर्यात माइनस यात। तो ये शून्य कब होगा, सिंपल सी बात है, जब दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे कि अगर ये 400 है, ये भी 400 है, तो ही तो इसकी वैल्यू मेरे भाई जीरो आएगी। तो निर्यात बराबर जब होता है आयात के, तो ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में निवेश गुणक का मूल्य सबसे ज़्यादा होगा, के की वैल्यू सबसे हाईएस्ट कब होती है, के की वैल्यू सबसे हाईएस्ट जो है वो कब होती है। तो आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक है, आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि कब होता है। कह रहा है जब एमपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन होती है एमपीएस से, ठीक है, या एमपीएस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो भाई इसका जो आंसर है आपको ये एक एक करके निकालना पड़ेगा। ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, अभी मैंने जो प्रैक्टिस पेपर कराया था उसमें भी है ये, ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है, जब एमपीसी ग्रेटर देन होता है एमपीएस से तो ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे के का एक फॉर्मूला होता है 1/में एमपीएस, ठीक है, ये होता है। अब आप ये देखिए एमपीएस की वैल्यू में कह रहा हूँ, एमपीसी जब बड़ा होगा एमपीएस से तो भाई 0.6 हो सकता है, एमपीसी 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो अगर एमपीसी 1 होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी मेरे भाई, यहाँ 0.1 होगी, यहाँ 0.2 होगी, यहाँ 0.3 होगी और यहाँ 0.4 होगी। मैं कह रहा हूँ अगर ये एमपीसी है और ये एमपीएस है, ठीक है, ये एमपीएस है और ये एमपीसी है, तो देखो अगर एमपीएस की वैल्यू ये है तो अगर मैं जीरो, देखो जीरो हुई अगर, तो अगर बेटा मैं यहाँ जीरो पुट कर दूंगा, किसी भी डिजिट के नीचे जब जीरो आ जाता है तो नॉट डिफाइन होता है और के की वैल्यू ये नॉट डिफाइन मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद कहता है फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा, ये भी आ सकते हैं, आए हुए भी हैं। कहता है कि डैश में परिवर्तन और डैश में परिवर्तन के अनुपात को एमपीसी कहते हैं। तो डेल्टा सी और डेल्टा वाई, ठीक है, उपभोग में और आय में। यदि दोनों आपस में बराबर होते हैं, अगर दोनों आपस में बराबर होते हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों आपस में बराबर कब होंगे, ये भी बहुत बारी आया हुआ है क्वेश्चन। तो दोनों आपस में बराबर तब होंगे जब दोनों की वैल्यू 0.5 होती है ना, क्योंकि दोनों का जोड़ 1 होता है ना। तो अगर बेटा के एम इसकी वैल्यू 0.5 है तो डेसिमल हटाएंगे 0, 5 दूनी 10, तो के की वैल्यू क्या होगी 2। सरकार को अधिमांग की स्थिति को ठीक करने के लिए अगर मांग ज़्यादा है तो अपने व्यय में क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए ताकि लोग डिमांड ना करें। यदि एमपीसी डैश है तो भोग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होगा। कह रहा है भोग वक्र ऐसा कब बनेगा, एक्स अक्ष के समांतर, ऐसे कब बनेगा उपभोग वक्र। ये जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि एमपीसी की वैल्यू पूछ रहा है बेटा ये आपसे, एमपीसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर बेटा एमपीसी की वैल्यू जो है 0 होती है तो उपभोग वक्र जो है वो एक्स अक्ष के समांतर बनता है,
ठीक है, ये अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आय के संविच्छेद बिंदु पर एपीसी का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि आपको संविच्छेद बिंदु पता होना चाहिए जहाँ पे बचत 0 होती है। तो अगर बचत 0 होती है तो सी और वाई बराबर होते हैं। ठीक है, तो सी और आई बराबर होने का मतलब जितना सी है उतना वाई है। तो अगर बेटा सी और वाई होता है इसका फॉर्मूला, तो अगर जो सी है वही वाई है तो मैं वाई अपॉन में वाई लिख सकता हूँ, या सी अपॉन में सी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ अगर दोनों बराबर है तो। बहुत अच्छा है ये, प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है सारे। उसके बाद कहता है बेटा सत्य असत्य में, सत्य और असत्य पूछ देख लेते हैं। सत्य असत्य में कहता है कि बचत वक्र उपभोग वक्र एक दूसरे के समांतर कभी नहीं हो सकते। ये उपभोग वक्र है, ठीक है, ये उपभोग वक्र है, और ये जो है बचत वक्र इस तरीके से बनता है। अगर आपको कुछ डेफिनेशन हो तो ये तो है ही पैरेलल, तो ये तो गलत है, ये तो असत्य है। एपीसी कभी भी एपीएस के बराबर नहीं हो सकता। एपीसी कभी भी एपीएस के बराबर जो है वो नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है, हो सकता है। एमपीसी और निवेश गुणक के बीच व्युत्कामी संबंध होता है, के बीच में और एमपीसी के बीच में, ये भी असत्य दे रखा है। बेटा आपको ध्यान रखना है, के का एमपीसी के साथ सीधा रिलेशन होता है और के का एमपीएस के साथ उल्टा रिलेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये पूछा गया है। एमपीसी के साथ सीधा होता है, व्युत का मतलब होता है उल्टा, और एमपीएस के साथ होता है उल्टा। ठीक है, आय के संविच्छेद बिंदु पे ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस का मान 0 होता है, तो ये तभी ऊपर ही करा था क्वेश्चन, ये भी असत्य। आय के संविच्छेद एपीएस का मान पूछ रहा है, तो बचत 0 होती है, बिल्कुल होती है, ये सत्य है। आय में वृद्धि के साथ एपीसी में कमी आती है। आय में वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी जो है उसमें कमी आती है। तो ये आपको न्यूमेरिकल जब आप निकाल कोई भी डिजिट अपनी तरफ से अज्यूम कर लीजिए, जैसे मान लो जब मेरी इनकम 100 है तो मैं 30 का उपभोग करता हूँ, जब मेरी इनकम 200 है तो मैं 40 का उपभोग करूँगा, ऐसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, और आंसर एपीसी का निकालते रहिए तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या है, ये सत्य है। निवेश गुणक का न्यूनतम मूल्य 0 होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा। सॉरी, निवेश गुणक का न्यूनतम मूल्य जो है वो 0 होता है, तो ये गलत है, देख लेते हैं। के की वैल्यू जो है बेटा, के की वैल्यू जो है 1 अपॉन में एमपीएस होता है, 1 होती है बेटा, 0 नहीं होती, 1 होती है। ठीक है, मिनिमम 1 होती है और मैक्सिमम नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है गलत है ये, उपभोग वक्र कभी भी एक्स अक्ष को नहीं काटता है, तो उपभोग वक्र कभी भी ऐसा बनता है, ये भी सत्य दे रखा है। ठीक है जी, उसके बाद कहता है सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, देखिए। असर्शन में दे रखा है, असर्शन में दे रखा है एपीएस, असर्शन में दे रखा है एपीएस हमेशा 1 से कम होता है, बिल्कुल ठीक। एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता, एपीसी बिल्कुल, क्योंकि उपभोग कभी भी नहीं होता, और क्योंकि ऐसा होता है इसलिए वो 1 से कम रहता है। दोनों चीज़ें बेटा ठीक दे रखी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है अगले क्वेश्चन के अंदर, मुद्रा स्फीति का अंतर आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग वक्र और 45 लाइन के बीच की क्षैतिज दूरी होती है। ठीक है, सरकार मुद्रास्फीति के अंतर को ठीक करने के लिए मुद्रास्फीति के अंतर को ठीक करने के लिए संकुचन राजकोषीय नीति का उपयोग करती है, मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, लेकिन सरकार मुद्रास्फीति के अंतर को ठीक करने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा हो रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो
अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो संकुचन राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। ये बेटा गलत दे रखा है, ठीक है। राजकोषीय नीति के अंदर कई सारे टूल्स आते हैं, तो अगर ये है मुद्रास्फीति हो रही है, सरकार टैक्स को भी बढ़ा देगी, ठीक है, वो तो विस्तार हो गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। रीज़न गलत है इसका, असर्शन तो ठीक है, वो ठीक है, रीज़न इसका गलत दे रखा है। कह रहा है निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम देख लेते हैं, प्रश्न ही देख लेते हैं पहले क्या दे रखे हैं। सरकार के उपरोक्त उपाय के तहत सरकार के उपयुक्त उपाय डैश के तहत आते हैं। तो पहले ऊपर बेटा हमको उपाय पढ़ने पड़ेंगे के ऊपर क्या क्या दे रखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था सरकार सड़कों, बंदरगाहों, शिक्षा परियोजनाओं पे जो है पैसे खर्च करके निवेश को बढ़ाएगी, ठीक है। 31 मार्च 2021 से पहले आधारिक संरचना पर खर्च करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल में 120 अरब का ब्याज देना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, पूरी रामायण कथा दे रखी है। तो यहाँ पे निवेश की बात चल रही है, तो पहले वाले का तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। उपरोक्त नीति का भविष्य की राष्ट्रीय आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आय बढ़ेगी इससे, क्योंकि निवेश वगैरह की बात हो रही है। सरकारी ऋण पर उपरोक्त नीति का सरकारी ऋण ले रही है, तो इसमें सरकार के ऋण में वृद्धि होगी, ये लिख दीजिएगा। ऐसे 21वें क्वेश्चन में कहता है, 21वें क्वेश्चन में भी प्रोत्साहन पैकेज से उम्मीद है कि यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे उसमें था। अभी हमने जो सैम्पल पेपर जो करा था, जो प्रैक्टिस पेपर करा था, अगर आपको याद हो बेटा, यही वाला सेम क्वेश्चन था। ये प्रोत्साहन पैकेज मैंने यहाँ पे आएगा, देखो प्रोत्साहन पैकेज सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही वर्डिंग है। तो प्रोत्साहन पैकेज किस लिए है, ऊपर जब आप पढ़ेंगे प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है, जिसमें क्या है, जिससे इसको बढ़ावा देने, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, मतलब मांग बढ़ेगी इससे। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए फ्री के नंबर हैं। उसके बाद कहता है दूसरे में, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को इस प्रोत्साहन पैकेज का आधे से अधिक हिस्सा जो है प्राप्त हुआ है? तो प्राथमिक क्षेत्र को हुआ है, कृषि के लिए जो है ये बेसिकली यूज़ किया गया है। ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसानों को जो है उर्वरक खाद, इसके लिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। किसानों का प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है बेटा ये। और इसी तरीके से तीसरे में क्या लिखा हुआ है, 2020-21 की पहली छिमाही में हुई तकनीकी मंदी की स्थिति से उबरने के लिए सरकार को कर की दरों में क्या करनी चाहिए। ये कोविड के ऊपर जो क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है, तो उस टाइम पे कर में कमी करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि जब कम करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो लोग डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि कोविड के टाइम पे डिमांड जो है कम हो गई थी, ठीक है जी। तो ये जो है आपके हो गए यूनिट 3 के क्वेश्चंस। तो अब हम बात करते हैं सरकारी बजट वाले चैप्टर की। सरकारी बजट वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्यक्ष कर का इसमें से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है। तो जीएसटी को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, या बिक्री कर को, मूल्य वृद्धि को, या आय कर को। तो इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आपको प्रत्यक्ष कर की जो है डेफिनेशन भी मेरे भाई पता होनी चाहिए कि प्रत्यक्ष कर जो है वो किसको कहते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है? प्रत्यक्ष कर, ये आपसे पूछ रहा है। निगमों पर, मतलब कॉर्पोरेट्स पे जो है लगाया जाता है। वस्तु पर, वस्तु कर, बिक्री पर, वस्तु की बिक्री पे, वस्तुओं के उत्पादन पे, इस पे लगाया जाता है, इस पे लगाया जाता है, क्योंकि तो सब जीएसटी वगैरह दे रखा है, ये जीएसटी की डेफिनेशन दे रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। उसके बाद कहता है तीसरे में, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति नहीं है? राजस्व प्राप्ति नहीं है। तो टैक्स होती है, शुल्क और जुर्माना होता है, लाभांश होता है, ये सब गैर कर वाले दे रखे हैं। ये टैक्स हो गया। विनिवेश, इससे एसेट घटता है और इनकम प्राप्त होती है सरकार को। तो इस राजस्व कौन से होते हैं? जिससे एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट ना पड़े, उसको कहते हैं राजस्व, लेकिन इससे तो पड़ेगा। तो तीसरे का करेक्ट आंसर है ए। आय की असमानता को कम रखने के लिए
कौन सी उपयोगी नीति होती है? औद्योगिक नीति, जनसंख्या नीति, बजटीय नीति या विदेशी नीति? तो बजटीय नीति जो है बिल्कुल सही होती है, जिसमें अमीरों की इनकमों पे टैक्स और गरीबों को सब्सिडी दी जाती है। बजटीय नीतियों को क्रियान्वयन किया जाता है। कौन क्रियान्वयन करता है बजटीय नीतियों को? मतलब सरकार का जो बजट होता है वो कौन देखता है? वो देखता है मेरे भाई वित्त मंत्रालय, सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो देखता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पूंजीगत प्राप्ति वो है जो क्या करती है? पूंजीगत प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियां जिससे नई संपत्ति का सर्जन हो, ये तो हटा दीजिए। सरकार के लिए देयताओं का सर्जन हो, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये या तो पूंजीगत प्राप्ति कौन सी होती है? या तो एसेट घट जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए। तो ये तो एसेट सर्जन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो एसेट तो बढ़ नहीं रहा, यहाँ तो एसेट बढ़ रहा है, बढ़ना नहीं, या तो एसेट घट जाए, वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो आपको जब पूंजीगत प्राप्ति की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, या तो संपत्ति में गिरावट आए या देयताओं में बढ़ोतरी हो। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सर्जन या बढ़ोतरी। विनिवेश जो है इसमें से क्या है? तो विनिवेश तो अभी ऊपर भी आया था। विनिवेश जो है वो मेरे भाई किसका एग्जाम्पल है? पूंजीगत व्यय का, राजस्व व्यय का, पूंजीगत प्राप्ति का या राजस्व का? तो ये पूंजीगत का है। विनिवेश के ऊपर अच्छा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे सरकार अपने एसेट बेचती है और पैसा आता है सरकार के पास। सरकारी उधारी पर कुल ब्याज भुगतान हिस्सा नहीं होता, तो ये ब्याज भुगतान किस फॉर्मूले में घटाया जाता है? राजस्व घाटे में, राजकोषीय में, राजस्व में या प्राथमिक? तो आपको जब फॉर्मूला पता होगा आप बहुत आराम से बता सकते हो कि प्राथमिक घाटा, क्योंकि प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है जी। उसके बाद कहता है फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। सीमा शुल्क जो है, सीमा शुल्क जो है एक डैश कर है। सीमा शुल्क तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। वस्तु और सेवा कर ये भी एक अप्रत्यक्ष, ये भी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को कहते हैं वस्तु और सेवा कर। बजट जो है, बजट का भाषण वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही। निर्मला सीतारमन जैसे, अभी अगर आपको बजट वगैरह के बारे में पता हो तो भाई उसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रत्यक्ष कर है, ये गलत है जी। ये हो गए आपके सरकारी बजट के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लास्ट यूनिट की हम बात कर लेते हैं। लास्ट यूनिट के अंदर भुगतान शेष के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। कहता है नीचे दी गई मुख्य समाचार रेखा पढ़िए और प्रश्न 1 तथा 2 का उत्तर दीजिए। समाचार क्या है? रुपए का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे नीचे 71.34 पर रुका। मतलब कि अगर एक डॉलर जो है मान लीजिए 71.94 था, तो अब रुपए का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, रुपए का मूल्य रुपए का मूल्य लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, रुपए का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे नीचे इस पर जाकर रुका। तो इसका मतलब बेटा ये है कि अगर एक डॉलर मान लीजिए 71 पॉइंट मान लीजिए 34 है, ठीक है। अब एक डॉलर की वैल्यू 71.94 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे रुपए का जो मूल्य है ना वो गिर रहा है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। तो ये मैं आपको इससे न्यूमेरिकल से इसलिए समझाना चाह रहा हूँ आपको। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को मूल्यह्रास कहते हैं। आपकी घरेलू मुद्रा में क्या हो रही है? मूल्यह्रास हो रहा है। मतलब जो डॉलर पहले जितने रुपए का आ रहा था वो 6 पैसे और महंगा आएगा। तो इससे हमारी घरेलू करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो घट रही है। तो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मूल्यह्रास कहते हैं या उसको मूल्य वृद्धि कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। कहता है रुपए, दूसरे क्वेश्चन में कहता है रुपए के मूल्य में इस प्रकार के परिवर्तन से डॉलर की मांग में जो है क्या होती है? अब मूल्यह्रास हो गया, ठीक है, मूल्यह्रास हो गया।
अब मूल्यह्रास से क्या हुआ, देखिए मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये हो गया, ठीक है। अब मूल्यह्रास हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए $1 मान लीजिए 70 रुपये का था, अब डॉलर जो है वो महंगा हो गया, मान लीजिए डॉलर हो गया 71 रुपये का, ठीक है। डॉलर हो गया आपका 71 रुपये का। तो इससे क्या रहा है, क्या होगा, तो इससे जो है डिमांड में वृद्धि होती है, ठीक है। ये प्राइस आपके बढ़ गए और इससे जो है आपकी डिमांड में क्या होती है, डिमांड में जो है इससे वृद्धि होती है, ये आ गया यहाँ पे डिमांड में वृद्धि, ठीक है। ये सारे डायग्राम किस तरीके से बनते हैं, सबकी वीडियो अवेलेबल है, अभी मैंने लास्ट अभी अपलोड करी थी वन शॉट, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मशीनों का आयात भुगतान शेष के आयात किया गया है आपने, आयात, ठीक है। मशीनों का आयात भुगतान शेष के डैश खाते के डैश उसमें जो है शामिल किया जाएगा। चालू तो हटाई दीजिए, सबसे पहले मशीन पूंजी में आएगी, ठीक है। तो पूंजी खाते के और आयात किया गया है, पैसे जाएंगे डेबिट, तो पूंजी खाते के डेबिट उसमें, बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। निर्यात जो है वो भुगतान शेष के डैश खाते का भाग होता है, पूंजी खाते का या चालू खाते का। अब ये बेटा क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि निर्यात किस चीज़ का, वस्तुओं का, सेवाओं का, इसने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा। निर्यात तो चारों ही इसमें आता है, जिससे भी इसके घटक होते हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का एंड आपका जो है पूंजी। लेकिन आप इसको फिलहाल चालू कर लीजिए, क्योंकि निर्यात वस्तु सेवाओं का जो होता है वो चालू खाते में आता है, तो इसको चालू कर दीजिए। मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय, विदेशी मुद्रा बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा मुद्रा के मूल्य से गिरावट होती है। मुद्रा का अवमूल्यन कह रहा है बेटा ये, तो आपको पता होने चाहिए, जो सरकार करती है उसको क्या कहते हैं, देखो 4 वर्ड होते हैं, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो ये रुपए का जो अवमूल्यन दे रखा है ये सरकार करती है, इसमें मांग पूर्ति का कोई लेना देना नहीं है। प्रबंधित तरणशीलता का दूसरा नाम गंदी तरणशीलता होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आया हुआ है, उसके अंदर पेपर में भी है ये वाला क्वेश्चन। तो व्यापार शेष में अधिक का क्या अर्थ है, सेम क्वेश्चन बेटा सैंपल पेपर में है, सेम क्वेश्चन दिखा दूं। अब आपने अगर मेरी सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर की देख के आए वीडियो तो आपको पता होगा। तो व्यापार शेष का मतलब पूछ रहा है बेटा, तो व्यापार शेष में दृश्य आयात, दृश्य निर्यात, दृश्य निर्यात, दृश्य आयात। तो अब दोनों दृश्य लिखे हुए हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे पहले आयात लिखा हुआ है फिर निर्यात, यहाँ पहले निर्यात लिखा है फिर आयात, तो सही कौन सा होगा। दृश्य का मतलब वस्तु, व्यापार शेष केवल वस्तुओं को रिकॉर्ड करता है, तो व्यापार शेष में अधिक का क्या मतलब है, दृश्य मदों का निर्यात जब अधिक होता है दृश्य मदों के आयात से, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ये क्यों नहीं होगा, इसका मतलब है आयात ज्यादा है निर्यात से, तो फिर तो घाटा हो जाएगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है निर्यात माइनस आयात, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा के मांग का स्रोत नहीं है। ये भी क्वेश्चन सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर में है। विदेशी मुद्रा की मांग कब होती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, जब भारतीय को दूसरे देशों में कुछ खरीदना होता है, ठीक है। जब उसने बोला कौन सा नहीं है, तो जब आयात करना होगा, दूसरे देशों से कुछ खरीदना होगा तो मांग होगी। शेष विश्व में पर्यटन, दूसरे देशों में घूमने जाना पड़ेगा तो भी होगी। उधार लेना दूसरे देशों से, तो इससे तो विदेशी मुद्रा आएगी, ये नहीं है बेटा, ठीक है। विदेशों में निवेश से भी होगी, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहता है विनिमय दर तथा विदेशी विनिमय आरक्षित लेन देन का अर्थ भुगतान शेष में विदेश विनिमय दर तथा विदेशी विनिमय आरक्षित लेन देन का अर्थ भुगतान शेष में डैश है, क्या कह रहा है ये, विनिमय दर तथा विदेशी विनिमय आरक्षित लेन देन, विदेशी विनिमय आरक्षित लेन देन का अर्थ है भुगतान शेष में। बेटा देख के बताऊंगा, अभी बिल्कुल माइंड से स्लिप हो रहा है। फिलहाल इसको आधिक्य लगाइए, ठीक है, आधिक्य लगा लीजिए, इसका कोई दिक्कत, आधिक्य ही होगा वैसे।
स्वायत्त प्राप्तियां 500 करोड़ है, स्वायत्त रुपए 710 करोड़ है, तो आधिकारिक आरक्षित लेन देन जो है वो कितना होगा? स्वायत्त प्राप्तियां जो हैं 500 है, 500 करोड़ है, स्वायत्त रुपए 710 करोड़ है, तो आधिकारिक आरक्षित अनुपात कितना होगा? देखो यहाँ पे आप लगा लीजिए, यहाँ लगाइए घाटा और यहाँ पर आएगा 210, ठीक है, इसमें से इसको डिडक्ट कर दीजिए। इसके लिए आपको विनिमय आरक्षित ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, ठीक है। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। यहाँ घाटा आएगा और ये आएगा। धनात्मक आधिकारिक आरक्षित लेन देन का अर्थ भुगतान शेष में घाटे से है, जैसे कि अभी हम ऊपर करके आए। निम्नलिखित भुगतान शेष के चालू खाते का निम्नलिखित भुगतान शेष के चालू खाते का भाग नहीं है। बेटा ये तीनों क्वेश्चन मैंने बता तो दिए हैं, यहाँ घाटा, यहाँ 210, ठीक है, और यहाँ पे जो है घाटा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने बताए तो हैं, 9, 10, 11, ठीक है। आप एक बारी दोबारा से रीचेक कर लूँगा, अगर कुछ भी मिस्टेक होगी तो मैं जब इंडियन वाले कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये सही है या गलत है। मुझे थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा, अभी बिल्कुल भी मेरे इसमें ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इसकी डेफिनेशन जो है ये बिल्कुल स्लिप हो रही है माइंड से, इसका फॉर्मूला वगैरह जो है। उसके बाद कहता है 13वें क्वेश्चन में, आपको अगर पता चले तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या है। अगर मैं सही हूँ तो बता दीजिएगा, कोई सा भी गलत हो अगर उसमें से 9, 10, 11 में से तो बता देना। यदि व्यापार शेष 400 का घाटा दिखाता है तथा दृश्य आयात 200 है, तो दृश्य निर्यात कितना होगा? देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 400 का तो घाटा दिखा रहा है वो, ठीक है, 400 का घाटा दिखा रहा है, निर्यात माइनस आयात ये है। तो 400 का ये घाटा दिखा रहा है, निर्यात आपसे पूछ रहा है, आयात कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। इसको इधर ले आइए बेटा, माइनस का 400 प्लस का 1200 इज इक्वल टू निर्यात 800। 800 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 13वें का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उसके बाद कहता है 14वें क्वेश्चन में, व्यापार शेष में अधिक्य सदैव भुगतान शेष में अधिक्य को दर्शाता है। गलत है बेटा, ये तो इसका एक पार्ट होता है केवल। सही कथन पहचानिए, सही कथन पहचानिए। चालू खाते में दृश्य व्यापार सम्मिलित होते हैं। चालू खाते में तो दृश्य भी होते हैं, अदृश्य भी होते हैं, एक पक्षीय भी होते हैं, बहुत कुछ होता है और देखते हैं। भुगतान शेष में घाटे से अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होती है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होती है। उधारी को पूंजी खाते के डेबिट मद में जोड़ा जाता है, ये भी गलत है। एक पक्षीय हस्तांतरण पूंजी खाते का भाग होते हैं, ये भी गलत है। चालू खाते में दृश्य, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें आती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा ये, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आधिकारिक आरक्षित कोष समायोजक का उदाहरण होती है, ठीक है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। भुगतान शेष में घाटा से अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होती है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होती है जब भुगतान शेष में घाटा होता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम अगर इस बेस पे अगर हम उन्हीं क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, वहाँ घाटा है तो विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होती है। तो अब हम उसी कोष पे आ जाते हैं बेटा कि विदेशी विनिमय आरक्षित लेन देन भुगतान शेष में अगर घाटा होता है, ठीक है बेटा, घाटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। विदेशी विनिमय कोष धनात्मक का मतलब यहाँ भी घाटा होगा, और हमने खर्चे कर दिए इतना, ये 210 है,
हाँ ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से पूरा ओके है ये। यहाँ भी घाटा आएगा, यहाँ भी घाटा आएगा और यहाँ पे 210 आएगा। ठीक है, मेरी तरफ से पूरा का पूरा ओके है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मुझे अभी समझ में आया है। तो ये हो गया मेरे भाई आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आपको, या आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था आ गई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के मैंने आपको जो है इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जितने भी असर्शन रीजनिंग थे, जितने भी मैचिंग थे, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि अब 2-3 दिन लगातार मैं बल्क में वीडियो जो है वो डालने वाला हूँ। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आप मिस हो जाओगे वीडियो से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।